दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे नेपाल की। नेपाल के अंदर जो इस टाइम पे पॉलिटिकल क्राइसिस है और इसके ऊपर ये भी बात करेंगे कि हमारा रॉ क्या कर रहा है। जब नेपाल के अंदर इतने इंसिडेंट हुई थी तो रॉ की क्या खबर थी? रॉ ने क्यों नहीं रोका? क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन ये आ रही है, क्वेश्चन ये आ रहा है। हम पहले जो बात कर रहे थे वो कर रहे थे कि यहाँ पे जो पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ उसके अंदर केपी ओली की गलती है, करप्शन है। लेकिन अब कुछ बातें सामने आ रही है कि जो कुछ भी नेपाल के अंदर हुआ वो डीप स्टेट का काम है। और जब डीप स्टेट वहां पे इतनी एक्टिव हो गई है, यूएस इतनी दूर बैठ करके डीप स्टेट बना करके अपने यहाँ पे नेपाल को डिस्ट्रॉय कर सकता है और इंडिया को नुकसान पहुंचा सकता है। तो रॉ जो स्टेशन है, रॉ के जो लोग बैठे वो क्या कर रहे थे? सोए हुए थे क्या? क्या इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है? क्योंकि हमें इनके खिलाफ काम करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, जो लोग यहाँ पे काम नहीं करते या जो लोग सोए रहते हैं। इसी इशू पे बात करने के हमारे साथ बैठे उदय शंकर पानी जी, बॉलीवुड की जानी मानी हस्ती, और इनका नेपाल से स्पेशल कनेक्शन है। 2 फिल्में बनाई थी इन्होंने नेपाल के ऊपर, वहां जाकर के नेपाल के अंदर रहे। ये वहां पे गेस्ट थे इंडियन एम्बेसी के और फिल्में बना रहे थे। बड़ी फिल्में बनाई, बड़ी पॉपुलर भी है और बहुत कुछ जानते हैं नेपाल के बारे में। उदय शंकर पानी जी पहले आप बात कीजिएगा, फिर मैं लोगों को बताऊंगा कि रॉ का क्या रोल था और क्यों यहाँ पे इंसिडेंट हुई है, जो यहाँ पे इनके प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया गया, बाकी लोगों को मार दिया गया, उस पर बात करेंगे। सर ये बड़ा क्लियर गेम है कि ट्रंप ने बुलाया आसिफ मुनीर को, बता कि भैया देखो जो हमने बांग्लादेश में किया अभी हम लोग करने वाले हैं नेपाल में, और तुम्हारा काम है कि तुम्हारे लोग जाके वहां पर तोड़ फोड़ करें, आगजनी करें। क्योंकि जो आगजनी कर रहे हैं, जो वहां पर डिस्ट्रॉय कर रहे हैं गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, उनकी पार्लियामेंट, उनके ऑफिशियल रेसिडेंस, उनके अनऑफिशियल रेसिडेंस, और किस तरह से औरतों को, एक औरत को, प्राइम मिनिस्टर की वो बीवी को जला दिया उन्होंने, और किस तरह से मिनिस्टरों को मारा जा रहा है। तो बड़ा इनह्यूमन तरीका है। मुझे नहीं लगता कि ये कोई नेपाल के दोस्तों का काम है, ये नेपाल के दुश्मनों का काम है जो नेपाल को जला रहे हैं। सो इट्स अ वेरी सिंपल स्टोरी सर। जो हमारे ओली प्राइम मिनिस्टर थे यहाँ पर, ही वाज पिट्ठू ऑफ चाइना एंड रशिया, कम्युनिस्ट था, लेफ्टिस्ट था। लेकिन देखिए, नेपाल यहाँ नेबरिंग कंट्री है, हमारे बहुत इंटरेस्ट है और अगर यहाँ कोई फेलियर होता है तो उसके ऊपर रॉ को देना पड़ेगा, क्योंकि रॉ की इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे रॉ का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है नेपाल के अंदर। और देखिए, दूसरी बात है कि हम पाकिस्तान को ब्लेम नहीं कर सकते। मैं आपको थोड़ी सी इस पे बातें समझाऊंगा। देखिए, ऐसा है कि बांग्लादेश के अंदर जिस तरीके से तख्ता पलट किया गया और नेपाल के अंदर किया गया, थोड़ी सिमिलरिटी है। एक, वो भी चाइना से आए थे, मोहम्मद यूनिस, नहीं वो अलग बात है, मोहम्मद यूनिस भी चाइना से आए थे और केपी ओली भी चाइना से आए थे। ये नहीं मैं कह रहा कि चाइना का इसमें हाथ है, लेकिन एक सिमिलरिटी की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात है कि जिस तरीके से तख्ता पलटा गया, जो तख्ता पलटा गया बांग्लादेश के अंदर, वो एक अलग इशू था। वहां पे इस्लामिस्ट थे, तो हम रॉ को प्रॉपर ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि उस टाइम पे डीप स्टेट का रोल था। और यहाँ पे शुरू में हमें लगा कि यहाँ पे कुछ केपी ओली की गलतियां हैं कुछ, और यहाँ पे कुछ लोग प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, राजा को लाना चाहते हैं। लेकिन जब सिचुएशन को स्टडी किया गया तो पता चला कि यहाँ पे तो डीप स्टेट का हाथ है, क्योंकि जिस तरीके से तख्ता पलट किया गया बांग्लादेश के अंदर, उसी तरीके से नेपाल के अंदर तख्ता पलट गया और यहाँ पे लोग डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे थे। उसके पीछे से कुछ हजारों मोटरसाइकिल वाले आ गए और मोटरसाइकिल वालों ने आकर के यहाँ पे आगजनी शुरू कर दी, जलाना शुरू कर दिया। और इसके पीछे कोई बाहर का हाथ नहीं, मैं सोचता हूँ कि लोकल लोग हैं उनका ही हाथ था, क्योंकि पाकिस्तान से तो इमीडिएटली ऐसे लोग नहीं आ सकते। लेकिन यहाँ पे कुछ और भी इश्यूज हैं। यहाँ पे जो उनके प्राइवेट पाकिस्तान का हाथ, सर मैं कह रहा हूँ कि जो पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेशन होती है यहाँ पर, लोगों को भेजा जा रहा है, उदय मेरी एक बात सुनो। हम इशू को भटका रहे हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो शो करती हैं यहाँ पे क्या हुआ है। उसको छोड़ के हम पाकिस्तान को इसमें इन्वॉल्व नहीं कर सकते। पाकिस्तान के इसमें कोई हाथ नहीं हो सकता, क्योंकि यह सारा काम है डीप स्टेट का। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे केपी ओली को अटैक किया गया, उनको हेलीकॉप्टर से ले गए, कहा वहां से काठमांडू से बाहर, बाद में कहते हैं कि इसको शायद दुबई ले गए, क्योंकि वो इंडिया में नहीं आ सकते। केपी ओली बहुत क्लोज है चाइना के, और वो जो लीडर थे वो थे सीपीएन यूएमएल के, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, यूनाइटेड माओइस्ट लेनिनिस्ट। उनको वहां से भागना पड़ा। और इनके दूसरे लीडर थे झलानाथ खनाल, वो नंबर 2 के लीडर थे आपके सीपीएन यूएमएल के, वो भी प्राइम मिनिस्टर रहे कुछ देर के लिए, और उनकी वाइफ को जला के मार दिया गया, जो चाइना को बड़ा भारी झटका था। तीसरा आदमी जो जिस पे अटैक किया गया वो था सूर्य बहादुर देउबा, जो नेपाली कांग्रेस के थे, और ये अमेरिका के बहुत क्लोज थे, उनके पिट्ठू माने जाते थे।
जबकि नेपाली कांग्रेस में, लेकिन ये अमेरिका के बहुत क्लोज है, सीआई के क्लोज थे। इन पे भी अटैक किया गया, इनको, इनकी वाइफ को इंजर्ड कर दिया गया। और जो चौथा आदमी था वो था इनका आपका प्रचंड प्रचंड जो सीपीएन बॉयज थे, इन पे भी अटैक किया गया और इनके घर को तोड़फोड़ की गई। तो ये 4 जो उनके एक्स प्राइम मिनिस्टर थे उन पे अटैक किया गया। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं, क्योंकि हम पाकिस्तान को इसमें ब्लेम नहीं करना चाहेंगे, इसमें जो सारा हाथ था यूएस की डीप स्टेट का था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो कुछ भी काठमांडू के अंदर, सर पाकिस्तान और अमेरिका के हाथ का कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही अट्टे पट्टे हैं। उदय देखो, मैं नेपाल में रहा हूं, मैं जानता हूं कि पाकिस्तान वहां क्या कर सकता। पाकिस्तान राइटिंग नहीं करा सकता, पाकिस्तान वहां पे फेक करेंसी का काम करा सकता है। उनका वहां पे होल्ड नहीं है नेपाल के अंदर। और इंडिया में पाकिस्तान के इन्फिल्ट्रेशन, देखिए बेसिकली क्या है, हम इशू से भटक रहे हैं। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि हम इशू से भटक रहे हैं। मेन इशू पे बात करेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो रॉ का रोल था, रॉ को पता होना चाहिए था क्या हो रहा है, जो रॉ के लोग क्या कर रहे थे। क्या वो वॉच कर रहे थे कि अमेरिका जो कुछ करेगा उसके बाद हम रिपोर्ट भेज देंगे कि यहाँ पे अमेरिका ने ऐसे कर दिया। वहां पे लोगों को काउंटर करना चाहिए था जो अमेरिकन एक्टिविटी थी। देखिए यहाँ पे 2001 में पार्लियामेंट अटैक हुआ था, वो भी नेपाल के रास्ते हुआ था। उस टाइम पे भी जो वहां के स्टेशन चीफ थे उन पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। IC-814 की हाईजैकिंग की गई, उसमें भी किसी ने नहीं कहा कि यहाँ पे इंटेलिजेंस फेलियर है, बल्कि उस टाइम पे दुल्लत जो थे, रॉ के चीफ थे, उनको प्रमोट कर दिया गया। और जो नेपाल के अंदर रॉ का स्टेशन चीफ बैठा था, उसको, वो अपनी स्टेट तो वापस चला गया, उसको बाद में रॉ का चीफ बना दिया गया। क्योंकि हम अगर इस तरीके से लोगों को माफ करते रहेंगे या रॉ के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालेंगे तो ये काम होते रहेंगे। यहाँ पे जो मेन इशू है वो है रॉ का फेलियर और दूसरी तरफ डीप स्टेट की इन्वॉल्वमेंट। क्योंकि आप देखिए कि पहले बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, उसके बाद हुआ नेपाल के अंदर, और फिर सारी चीजें कब होती हैं? सारी चीजें तब होती हैं जब हमारे राहुल गांधी वो फॉरेन में चले जाते हैं। और इस टाइम पे राहुल गांधी वो गए थे मलेशिया के अंदर और वहां जाके जाकिर नायक से मिले थे। उस टाइम पे डीप स्टेट के भी लोग वहां पे इन्वॉल्व थे, वो भी गए हुए थे। और इससे पहले राहुल गांधी एक बार गए थे गल्फ के अंदर, उस टाइम पे भी डीप स्टेट के लोग उसी जगह पे थे और आईएसआई के लोग गए हुए थे उसी कंट्री के अंदर। तो कोई ये कॉन्फिडेंस की बात नहीं है, यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी है। और आपने राहुल गांधी का एटीट्यूड देख लिया है। कोई अगर उससे क्वेश्चन पूछता है कि आप फॉरेन गए थे क्या करके आए, वो कहते हैं आप क्या बीजेपी के एजेंट हो? एजेंट कौन है किसका? आग लग जाएगी, हिंदुस्तान को भी आग लग जाएगी, बस यही बोलते हैं। और एक और बात, हाँ एक और बात इसमें है कि यहाँ पे जो कुछ हुआ नेपाल के अंदर, उसके बाद कुछ कांग्रेस के लीडर्स ने ट्वीट करना शुरू कर दिया कि जो कुछ नेपाल में वो इंडिया के अंदर भी हो सकता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ डीप स्टेट का हाल है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो है कांग्रेस का एटीट्यूड है, कांग्रेस को लगता है किसी टाइप का एजेंडा इंडिया के अंदर चल सकता है, यानी कि मोदी को हटाने का। जो आज बांग्लादेश में हुआ है और उसके बाद जो नेपाल के अंदर हुआ है, वो कल इंडिया के अंदर भी करने की कोशिश की जाएगी। और इसीलिए राहुल गांधी मलेशिया के अंदर गए थे, जाकिर नायक से मिले थे। यहाँ पे जो इंडिया के अंदर काम किया जाएगा, मुस्लिम को इकट्ठा करके इंडिया के अंदर एजेंडा लाया जाएगा कि डेमोन्स्ट्रेशन की जाएगी ताकि इंडिया अनस्टेबल हो जाए, इंडिया के अंदर राइटिंग स्टार्ट हो जाए, इंडिया डिस्ट्रॉय हो जाए। क्योंकि हमारी अपोजिशन की पार्टी कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम नहीं कर रही। सिर्फ वो चाहते हैं कि किस तरीके से मोदी हटे और उनको पावर मिल जाए। और इसके ऊपर जब मैंने पहले कहा कि जो कुछ भी होता है रॉ बच जाता है, रॉ के लोगों पे भी एक्शन होना चाहिए। रॉ के लोग जो इन्फॉर्मेशन नहीं, जब मैं आपको बताऊं, जब किंग का मर्डर हुआ था, जब नेपाल के किंग का मर्डर हुआ था, वो अंदर की बात थी, लेकिन उस टाइम पे भी रॉ की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। लेकिन जो रॉ के स्टेशन चीफ थे उन्होंने कहीं से इन्फॉर्मेशन ला करके बाद में दे दिया कि आप खाना पूर्ति करने को बैठे हो। रॉ का जो काम है वो देना इन्फॉर्मेशन, या इंटेलिजेंस का काम है एडवांस इन्फॉर्मेशन देना किसी के बारे में। और अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है तो आप उस इन्फॉर्मेशन पे एक्शन भी लीजिएगा। जैसे IC-814 की हाईजैकिंग, वो भी इन्फॉर्मेशन थी, मैं गारंटी से कह सकता हूँ। इवन पार्लियामेंट के अटैक की इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन इन्फॉर्मेशन को पास नहीं किया गया। लेकिन आज वो सिचुएशन नहीं है, आज वहां पे लोग सोए हुए हैं। मैं नेपाल के अंदर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ हमारे चीफ आते हैं, स्टेशन चीफ आते हैं, किसी को काम नहीं करने देते। मैं जानबूझ के चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को पता चले कि क्या होता है, कैसे काम किया जाता है और कैसे कुछ रॉ के लोग काम करते हैं, यानी कि नेशनल इंटरेस्ट को धाक पे रख के अपना एजेंडा पूरा करते हैं। बहुत सी बातें जो मैं कह सकता हूँ, लेकिन सोशल मीडिया पे मैं बात नहीं करना चाहूंगा। लेकिन जो आज नेपाल के अंदर हुआ है और जो नेपाल के अंदर एक सिचुएशन हुई है, वहां पे डीप स्टेट की इन्वॉल्वमेंट है। और डीप स्टेट की इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ वहां पे जो फेलियर है हमारी एजेंसीज का, उसको गवर्नमेंट को हाईलाइट करना चाहिए और गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने कोई काम नहीं किया, जिन्होंने वहां पे ऐसी इंसिडेंट होने दिया, इसके बाद रिपोर्टिंग कर दी। क्या हम इसी तरीके से देखते रहेंगे कि यहाँ पे कुछ ना कुछ इंडिया के खिलाफ होता रहे, इंडिया के नेबरहुड के अंदर, और हम ऐसे देखते रहे, तमाशा देखते रहे? देखिए, MA का काम है वो अलग काम है, लेकिन जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है उनका काम होता है
पहले से इंफॉर्मेशन देना और जो होने वाला है उसके खिलाफ कोई स्टेप लेना ताकि ऐसे इंसिडेंट ना हो। क्योंकि यहाँ पे एक आदमी जिसका नाम है वो था, रैपर था, बलेंद्र शाह, जो काठमांडू का मेयर था, 2 साल से काठमांडू का मेयर था। पहले रैपर था और उसके बाद कुछ वहां पे करप्शन की इश्यूज को निकाल रहा था, क्योंकि वहां पे करप्शन बहुत थी। और उसके बाद इवन उससे जो वहां पे एम्बेसडर थे, यूएस के एम्बेसडर, उनसे मिले थे और वो आज बन रहा है वहां का पीएम। उसको पीएम नॉमिनेट किया जा रहा है, क्योंकि जो जेन एक्स के जो लोग हैं, जेड के जो लोग हैं, वो चाहते हैं वो पीएम बने और वो भी इस टाइम पे रेडी है। और ये आदमी पढ़ा था कर्नाटका के अंदर इसने सिविल इंजीनियरिंग की थी और उसके बाद चला गया वापस नेपाल के अंदर और वहां जाके इसने आदि पुरुष एक हिंदी की फिल्म थी, उसको बैन कर दिया था। ये हिंदू को हेट करता है, इंडियंस को हेट करता है। मैं इसकी बात कर रहा हूं, शाह की। और दूसरी बात है कि आदमी एक मैप लेके बैठा है ग्रेटर नेपाल का, कि ग्रेटर नेपाल का मैप है मेरे पास और उसके अंदर कुछ पार्ट बिहार और यूपी के वो इंडक्ट करना चाहते हैं नेपाल के अंदर। क्या कर सकते हैं? क्या पॉसिबल है? तो इंडिया को इसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा, स्पेशल एक्शन लेना पड़ेगा कि हमारे पास भी एक मैप है। क्योंकि जब इंदिरा गांधी थी वो नेपाल के जो तराई का एरिया है उसको इंडिया के अंदर मर्ज करना चाह रही थी, क्योंकि ये जो लोग हैं तराई के, जैसे आप बात करते हैं रोटी बेटी की, वो रिश्ता वहां पे है। और आज देखिए 3 करोड़ लोग बैठे हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल के अंदर, जो नेपाली हैं, उसमें से 1 करोड़ लोग इंडिया के अंदर हैं। कल ये भी इंडिया के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। पहले आपने देखा होगा गोरखालैंड का इश्यू चल रहा था दार्जिलिंग के एरिया के अंदर, जहां पे वो गोरखालैंड को मर्ज करना चाहते थे, स्पेशल स्टेट बनाना चाहते थे उसको। आज ये जो मैप लेके बैठे हैं, इनको सबक सिखाना पड़ेगा और हम बांग्लादेश की तरह या मालदीव की तरह इसको डील नहीं कर सकते, क्योंकि एक अलग इशू है। और जो हमारा उससे 1699 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है, उस बॉर्डर को हमको सील करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा किस आदमी को इंडिया के अंदर आने दे, किसको ना आने दे। और साथ में हमें पासपोर्ट इशू करना पड़ेगा कि जो भी नेपाली है उसको पासपोर्ट देकर के इंडिया के अंदर आ सकते हैं, सिर्फ आधार कार्ड के बेसिस पे नहीं आ सकते या इलेक्शन कार्ड के बेसिस पे नहीं आ सकते। तो गवर्नमेंट को इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। और क्योंकि अगर हम ये एक्शन आज नहीं लेंगे तो हमें भुगतना पड़ेगा। दूसरी बात एक और मैं कहना चाहूंगा कि एक तरफ बांग्लादेश के अंदर सिचुएशन हुई है, एक तरफ नेपाल के अंदर है, और ये दोनों कंट्री जो है वो क्लोज हैं टू चिकन नेक जो सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ी है और 60 किलोमीटर लंबी है। और एक तरफ है नेपाल, एक तरफ है बांग्लादेश, तीसरी तरफ भूटान है। और अगर यहाँ पे नेपाल का इस एक्शन को हमने काउंटर नहीं किया, इफेक्टिवली काउंटर नहीं किया, तो कल हमारे चिकन नेक पे झटका लग सकता है। लेकिन वो जरूर बात कहूंगा, चिकन नेक के ऊपर हमने ब्रह्मोस मिसाइल लगा रखी है, S-400 मिसाइल लगा रखी है और हमने बाकी बहुत से इक्विपमेंट लगा रखे हैं, पूरी सेफ्टी है वहां पे। और वहां पे SSB को हमने स्पेशली आर्म्स दे रखे हैं डील करने के लिए। लेकिन दूसरी बात यह आती है कि नेपाल को कैसे डील करें। गवर्नमेंट को बड़े सीरियस से सोचना पड़ेगा कि क्या नेपाल को यही तरीके से करें जैसे हम बांग्लादेश को कर रहे थे, क्या नेपाल को हम फ्री हैंड दे दें, क्या नेपाल के अंदर, देखिए नेपाल के अंदर कुछ भी होता है चुप बैठे रहे। और एक और बात कहना चाहूंगा, नेपाल के अंदर कोई भी पॉलिटिशियन अगर खड़ा होता है तो सबसे पहला काम करता है इंडिया को गाली देता है। जब इंडिया को गाली देता है तो उसकी पॉलिटिकल लाइफ स्टार्ट हो जाती है। तो इनका जो बलेंद्र शाह है वो भी इंडिया को गाली देने को तैयार बैठा है, आप देखेगा बहुत जल्दी गाली देगा। और जो ग्रेटर मैप लेके बैठा है, तुम चाइना का पार्ट क्यों नहीं कहते कि वो पार्ट तुम्हारा, चाइना तो तुम्हारे एरिया में कब्जा कर रहा है, उसके ऊपर आवाज नहीं उठाएंगे। आवाज उठाएंगे इंडिया के ऊपर कि हमें बिहार दे दो, यूपी दे दो। भाई हम तराई क्यों नहीं ले लेते? तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर प्लान बननी पड़ेगी। आज हम पीओके की बात करते हैं, हमें पहले बात करनी पड़ेगी पीओके की, जो इंदिरा गांधी तराई की, जो इंदिरा गांधी मर्ज करना चाहती थी इंडिया से, क्योंकि ये सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है इंडिया के लिए फ्यूचर के अंदर। आप कुछ कहना चाहेंगे आप? सर आपकी बात सही है एकदम कि डेफिनेटली रॉ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें कहीं ना कहीं तो चूक हुई है। नहीं तो ये कैसे हुआ? I mean, why it was not snubbed in the bud? उसको क्यों नहीं उसको पहले रोका गया? तो डेफिनेटली हमारे यहाँ से। लेकिन आपसे मैं एक सवाल करता हूँ सर, ये कौन से नेपाली लोग हैं जो पशुपतिनाथ के मंदिर को अटैक करके उसको बर्बाद करने पर लगे? कोई नेपाली नहीं करेगा। देखिए मैं भी नेपाली लोगों के बीच में रहा हूँ एंड दे वेरी सिंपल पीपल। हाँ थोड़े कॉम्प्लेक्स है कि वो दे आर लाइक द यंगर ब्रदर, यू नो, वो जो सिबलिंग राइवलरी रहती है, उदय हमें बड़े भाई समझते हैं। तो उदय कोई नहीं समझता, तुम नेपाल जाके बात करो, आपको कोई बड़ा भाई नहीं समझता। मैं आपको बड़े क्लियरली कह सकता हूँ बात। और आप आज बात कर रहे हैं ना, नहीं आप देखो, ये कोई आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप बड़े भाई हैं। इवन जब पीएम मोदी बांग्लादेश में गए थे तो कह रही आप हमें छोटा भाई मत कहिएगा,
हम इक्वल पार्टनर्स हैं, यही बात नेपाल के अंदर है। देखिए ये गलत फहमी है हमारे अंदर, हम कहते हैं कि हमारा छोटा भाई है, बेटी छोटी रोटी का रिश्ता है, ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। रिश्ता है सिर्फ बात का, रिश्ता है सिर्फ रिलेशनशिप का। और आपको मैं दूसरी बात बता दूं, पशुपतिनाथ जब टेम्पल पे जब यहाँ पे कम्युनिस्ट आए थे नेपाल के अंदर, तो उन्होंने पशुपतिनाथ टेम्पल को बंद कर दिया था, डैमेज करने की कोशिश की थी। इवन कहा था कि जो यहाँ पे प्रीस्टन को इंडिया वापस भेज दो, लेकिन किसी न किसी तरीके से डिप्लोमेसी से हम उसको संभाल गए। और इसके ये मत सोचिए कि हिंदू अटैक नहीं कर सकते, बहुत से हिंदू ऐसे हैं जो इंडिया से हेट करते हैं। अगर पशुपतिनाथ टेम्पल पे अटैक किया गया है, अगर आप जैसे कह रहे हैं, मुझे नहीं पता इसके बारे में, क्योंकि वहां के जो प्रीस्ट हैं वो इंडियंस हैं, और इंडियन प्रीस्ट को अटैक करने के चक्कर में इन्होंने पशुपतिनाथ पे अटैक कर सकते हैं, क्योंकि वो ये जो नया बना है शाह, बलिंदर शाह, वो एंटी इंडिया है, इंडिया में पढ़ा है, इंडिया में सब कुछ किया है, कल इलाज कराने भी इंडिया के अंदर आएगा, लेकिन इंडिया को गाली देता है, इंडिया के पार्ट्स को मिलाना चाहता है अपने अंदर। इनको एक प्रॉब्लम है लेपू ले हो काला पानी से, कि वो हमारा पार्ट है, जो इंडिया कभी उनको देगा नहीं। देखिए ये मैं आपको उधर बता दूं बात, ये कई बार बात हो चुकी है, ये बेटी और रोटी के रिश्ते की बात नहीं है, ये छोटे बड़े भाई की बात नहीं है। आप नेपाल में जाइए, मैं भी नेपाल के अंदर रहा हूं, यहाँ पे कोई छोटा बड़ा भाई बात नहीं करता, वो कहते हैं हम बड़े हैं क्योंकि हम आपसे ऊपर हैं, आप गुलाम हुए थे, हम गुलाम नहीं हुए। तो ये जो बातें हैं आपके टाइम में अलग होंगी, हमारे टाइम में अलग बात चलती है। इवन जब मैं नेपाल में गया था, इससे बड़ा जोक नहीं हो सकता कोई, नहीं ना हो, लेकिन मैं जब नेपाल में गया था, तो उस टाइम पे भी नेपाल का बड़ा मैप, गरीब लोग हैं, सिंपल लोग, गरीब देखो उदय, हम जब मैं नेपाल में गया था तो उस टाइम पे भी एक रेस्टोरेंट के अंदर इनका नेपाल का बड़ा मैप लिखा हुआ था। तो एक मैंने रेस्टोरेंट ओनर से बात की कि आपने तो नेपाल का बड़ा मैप लगा दिया। कहते हाँ जी, हम तो ये भी ले लेंगे। मैंने कहा आप क्या नेपाल को संभाल सकते हो? जो चाइना आपके एरिया में कंट्रोल कर उसको संभाल सकते हो? वो थोड़ा सा गर्म हो गया। मेरे साथ एक पुलिस का डीएसपी था, डीएसपी ने उसको इशारा किया तो चुपचाप बैठ गया, क्योंकि मेरे को आदत है कन्फ्रंट करने की सामने से। और ये जो बात है नेपाल के अंदर जो सिचुएशन बैठी है, इसके अंदर जो मेन हाथ है वो है डीप स्टेट का। ये बातें क्लियर हो चुकी हैं और डीप स्टेट इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व थी, और उनका एजेंडा है, उनका एजेंडा नेपाल को नहीं है, उनका एजेंडा है इंडिया को नुकसान पहुंचाने का। पहले बांग्लादेश के अंदर डीप स्टेट ने शेख हसीना को उठाया, फिर नेपाल के अंदर। हमें ओली से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओली प्रो इंडिया नहीं था, प्रो चाइना था। तभी देखिए जो नेपाल से भागा है ओली, वो इंडिया नहीं आया, ना इंडिया उसको आने देगा इंडिया के अंदर। वो कहते हैं यूएई चला गया, किसी को नहीं पता कहाँ गया। लेकिन दूसरी बात है कि क्या हमारी एजेंसी सोती रहेंगी? क्या हमारी एजेंसी सांप निकलने के बाद वहां पे लकीर मारेंगी, बाद में रिपोर्ट देंगी? लेकिन गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा कि क्या यहाँ पे फेलियर था, और फेलियर था तो किसका फेलियर था, उसके क्या क्या एक्शन लिया जाएगा। और नेपाल को डील करने के लिए एक एजेंडा बनाया जाएगा, प्लान बनाया जाएगा कि क्या हमारा जो बॉर्डर लगता है नेपाल से उसको ओपन रखा जाए, क्या नेपाली यहाँ पे इंडिया के अंदर फ्री आ सकते हैं और इंडिया के अंदर आके के पढ़ सकते हैं, इलाज करा सकते हैं, और जाके गाली देंगे इंडिया को। इसके ऊपर गवर्नमेंट को ध्यान देना पड़ेगा कि क्या नेपाल के साथ हमें पासपोर्ट सर्विस स्टार्ट करनी चाहिए क्या, या नेपाल को इस तरीके से छोड़ देना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि करना चाहिए, गवर्नमेंट इसके ऊपर ध्यान दे, सोचे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आप कुछ कहेंगे एंड में, फिर इसको प्रोग्राम खत्म करते हैं। सर मैं तो यही कहूंगा कि चाहे वो हमें बड़ा भाई ना समझे, लेकिन हम जानते हैं, जैसे आप भी वहां पर रहे, मैं भी रहा हूं, कि कितने मजबूर हैं वहाँ, कितने अंडर डेवलप्ड हैं वो लोग। और हम लोगों ने हर समय उनको अपना ही माना है कि उनको चलो हिंदू राष्ट्र है। तो इस तरह से हम लोग आज भी ये चाहते हैं कि वहाँ पर शांति आ जाए, वहाँ पर ये जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है विच इज़ वेरी रॉन्ग, और वहाँ जितनी नॉर्मलाइजेशन आ जाए विच विल बी गुड फॉर द कंट्री, विच विल बी गुड फॉर देम एंड गुड फॉर अस ऑल्सो, एंड वी शुड टेक केयर ऑफ दीज पीपल। वो लग चाहे अपने आप को शेर समझे, लेकिन हमें पता है वो उनका साइज क्या है और वो क्या है। बिल्कुल ठीक बात। लेकिन उदय देखो, एंड में मैं कहना चाहूंगा एक बात कि जो भी पॉलिटिशियन खड़ा होता है नेपाल के अंदर, वो इंडिया को गाली देता है और गाली देके लैडर पे चढ़ जाता है। एक उनका एजेंडा बना हुआ है, इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और देखिए जितने भी कम्युनिस्ट थे, मॉइस्ट थे, जब वहां पे मॉइज्म चल रहा था, वो आके इंडिया में बैठे हुए थे। हमारी एजेंसी कोई नहीं कर रही थी, कोई काम नहीं कर रही थी कि उनको कोई रोकने की बात हो। मतलब यानी कि क्योंकि उस टाइम पे जो इवन अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में जो गवर्नमेंट का कंट्रोल था, इंटेलिजेंस का कंट्रोल था, वो था कांग्रेस के पास, क्योंकि उस टाइम कहने से ब्रजेश मिश्रा, उनकी लॉयल्टी सोनिया गांधी के साथ थी। और सोनिया गांधी नेपाल को हेट करती है, लेकिन आज जो कुछ नेपाल के अंदर एक बड़ा सीरियस मैटर है। क्या ये आग इंडिया के अंदर फैल सकती है? क्या ये सिचुएशन इंडिया के अंदर हो सकती है? क्योंकि पीएम जो अभी राहुल गांधी है, वो गए थे मलेशिया के अंदर और वहां से उनकी मीटिंग हुई थी जाकिर नायक के साथ। और एक और बात बता दूं आपको कि जाकिर नायक, उनको एड्स हो चुकी है,
उनकी वाइफ और उनकी बेटी को भी एड्स हो चुकी है, क्योंकि कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो अपनी वाइफ से तो करते हैं जो कुछ, अपनी बेटी से भी वही काम करते हैं। जाकिर नायक ने इस बारे में कुछ कहा भी था। तो उससे आके आपके राहुल गांधी मिल के आए हैं। जय हिंद, जय भारत। तो जय हिंद, जय नेपाल ऑल्सो। भगवान करे वहां पर सुख शांति आए और वो लोग अपने पैरों पे खड़े हो जाएं एंड मजबूत नेपाल चाहिए हमें भी एज देयर आवर नेबर्स। तो जय हिंद, जय भारत। जय भारत, जय भारत।